एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आपके जो फर्स्ट टू चैप्टर्स हैं वो कंबाइन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। उन दोनों चैप्टर्स को मिलाकर एक यूनिट है, ये एक यूनिट हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं विद इन 15 to 20 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हमें समझ में क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। कोई ऐसे चार्जेस की स्टडी करना चाह रहे हैं जो रेस्ट पे है। तो अगर आप देखोगे जो आपका सिलेबस है, जो आपके चैप्टर्स हैं 12th की बुक में, वो कैसे हैं? पहले आप रेस्ट वाले चार्जेस की स्टडी कर रहे हो, फर्स्ट टू चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। फिर जब वो चार्जेस मूव कर रहे हैं, करंट बन रहा है, तो हमारा थर्ड चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो अपनी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो हम मैग्नेटिज्म में चले जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पढ़, आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ लिया, आपने मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, एंड उसी से रिलेटेड थोड़ा थोड़ा होता है AC एंड EM वेव्स। तो इस तरीके से आपका पूरा कोर्स डिवाइडेड है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हमने समझा क्या होता है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। उससे पहले बात कर लेते हैं अब कि चार्जेस हैं क्या, या फिर और कहां पर हमने बचपन में पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो आपको अगर याद होगा, आपने पढ़ी थी पहले फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी अपनी छोटी क्लासेस में। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स को रब कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स एक सर्टेन टाइप ऑफ चार्ज एक्वायर कर लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करा, या फिर ग्लास रॉड भी छोड़ देते हैं, अगर आप बेसिक एग्जाम्पल लो, आपने अभी ऑयल लगाया था अपने हेयर्स में, सॉरी आपने अभी हेयर वॉश करा है, आपके हेयर्स ड्राई हैं। ड्राई हेयर्स के साथ अगर आप ऐसे स्केल रब करते थे और स्केल को ऐसे पेपर चिट्स के पास लेकर आते थे, तो वो पेपर चिट्स उस स्केल से अट्रैक्ट होती थी। बचपन में आई एम श्योर सबने किया होगा। तो वो क्या होती है? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो चार्जेस हैं ये फ्रिक्शन की वजह से आ रहे हैं। जब आपने रब करा, फ्रिक्शन हुई, उसकी वजह से दोनों बॉडीज के अंदर चार्ज सेपरेट हो रहा है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसको क्यों बोल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि चार्ज आ रहा है, फ्रिक्शनल क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से आ रहा है। एंड इस प्रोसेस से रब करने की वजह से जो चार्जेस आते हैं, वो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में मूव नहीं कर सकता है, इसलिए वो स्टैटिक होता है। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे अगर आप पेयर देखोगे, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते थे तो ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होती थी, सिल्क क्लॉथ या जो भी चीज है सिल्क की, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती थी। सिमिलरली ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कोम नेगेटिव चार्जेस ले लेता था, जिसकी वजह से पेपर अट्रैक्ट होता था। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में ही आपकी बुक के अंदर आप देखोगे एक टॉपिक है इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो उसका मतलब क्या है? इंडक्शन मतलब बेसिकली हम इंड्यूस कर रहे हैं, चार्ज एक्चुअली है नहीं बट हम इंड्यूस कर रहे हैं। जैसे अगर आपसे बोला आपको किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना है विदाउट टचिंग इट विद एनी चार्ज बॉडी, ठीक है? तो हमें पता है नॉर्मली अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो न्यूट्रल होता है, अगर उसमें हम नहीं स्पेसिफाई कर रहे कि कोई चार्ज है। तो फॉर एग्जांपल एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था, आपने क्या करा, आप उसके पास एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए। जैसे ही आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आओगे तो ये जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है इसके अंदर होगा क्या? चार्ज सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रॉड रखी है जिस एंड पर, इसके उस नेगेटिव रॉड की साइड पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के दूसरे हाफ में नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ठीक है? अब हम धीरे से क्या करेंगे, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को धीरे धीरे दूर ले जाना शुरू करेंगे। उसी के साथ साथ ये जो हमारा मेटेलिक स्फीयर था या जो बॉल थी जिसको हमें चार्ज करना है, उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो अर्थिंग में होता क्या है, जितना भी एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, वो सब अर्थ के अंदर चला जाता है। तो हमने क्या करा, इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को धीरे धीरे दूर ले जाना शुरू करेंगे और साथ साथ अर्थिंग कर दी। तो दो चीजें हो रही हैं, जो बॉडी का जो इस हाफ में नेगेटिव चार्ज था वो धीरे धीरे अर्थ में जाना शुरू हो गया, और नेगेटिवली चार्ज रॉड को हम धीरे धीरे दूर ले जाना शुरू कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर थोड़ी देर बाद स्फीयर में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बचेंगे। जब हम दोनों चीजें हटा देंगे, अर्थिंग का वायर हटा दिया, नेगेटिवली चार्ज रॉड हटा दी, अब इस स्फीयर पे या इस बॉल पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन। सिमिलरली आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन यू चार्ज अ बॉडी नेगेटिवली यूजिंग इंडक्शन। तो इंडक्शन मतलब आपने टच नहीं करा, आप बस पास लेके आए। तो पास लाने की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, अभी बात करेंगे कैसा फोर्स कैसे निकालते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आने की वजह से चार्ज सेपरेशन हो गया किसी बॉडी के अंदर। सो दिस वाज चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब बात करते हैं, हमने चार्जेस की बात की, तो चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। बेसिक चीज तो हमें पता है, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और चार्ज को कैसी क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर या वेक्टर? तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सब आपने अपने 10th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है? बेसिक्स अबाउट चार्ज। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बोल क्या रहा है कि जो भी किसी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होगा Q, वो जो टोटल चार्ज है दैट चार्ज विल बी द सम ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। एक बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसके एक कोने पे Q1 चार्ज है, दूसरा कोने पे Q2 चार्ज है, तीसरे पे Q3 चार्ज है, तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा?
जाएगा सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन द बॉडी। दिस इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमेशा जो भी चार्ज रिजाइड करेगा वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। या आपने अपने 10th क्लास में भी पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू NE। जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। N क्या है यहाँ पे, इंटीजर 1 2 3 4 ऐसे कोई भी इंटीजर। E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस माइनस क्यों लिखा है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो -NE हो जाएगा फॉर्मूला, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो +NE हो जाएगा, क्योंकि E का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो साइन के साथ रखना है कि -1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो गई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें पता है अगर कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है तो चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो सकता है, बट चार्ज कभी खत्म नहीं होगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो सिर्फ ट्रांसफर हो सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या क्या पढ़ा हमने, दो तरीके की चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। देन चार्ज इज एडिटिव इन nature. The charge residing on any object will always be क्वांटाइज। एंड लास्ट प्रॉपर्टी स्मॉलेस्ट चार्ज। जब इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूले से देखिए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव या स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज कितना हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के बराबर। ई से छोटा चार्ज नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ज तो हमने पढ़ लिया। अब जब दो चार्जेस आएंगे तो हम बोल रहे हैं कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, या तो अट्रैक्ट करेंगे वो या रिपेल करेंगे। कितने फोर्स के साथ अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं किसने बताया था, कूलम्स लॉ ने। कूलम्स लॉ ने क्या बोला था, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स is directly proportional to the product of charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of distance between them। अगर R इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है तो जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के जब हमने इक्वल टू का साइन लगाया था तो हमने कांस्टेंट लगाया जो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको और कैसे लिखते हैं, इसको हम K से भी लिख देते हैं। K मींस K को क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होती है, जो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, 9 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सिमिलरली पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, एम के सिस्टम में सारी वैल्यूज हमको याद करनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है, ये तो हो गया अगर हमने वैक्यूम में रखे हुए हैं। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा के मैंने किसी और मीडियम में रख दिया, पानी में रख दिया, तो क्या होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक चीज गिवन होती है क्वेश्चन में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अगर K यूज कर, मतलब दोनों एप्सिलॉन R या फिर K कैसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस K को ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कंफ्यूज नहीं करना है। ये होता क्या है रिलेटिव परमिटिविटी, इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, या फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बेसिकली करना क्या है, अगर आपने इस पूरे सेटअप को उठा के किसी मीडियम में रख दिया तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर करना है। क्यों, क्योंकि जो मीडियम की परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम वो क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे बस एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई मीडियम होगा तो यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर का टर्म, यहाँ पर एक एप्सिलॉन आर का टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा अगर किसी मीडियम में रखा है, ठीक है। ये हो गया कूलम्स लॉ। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि मान लो अगर 10 20 30 कुछ ऐसे चार्जेस रखे हैं किसी स्पेस में, तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स होगा वो कैसे निकाल सकते हैं, दैट विल बी, अच्छा फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ चार्जेस क्या है, कि Q1 कैसा है Q2 कैसा है। अगर दोनों सेम होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव फोर्स मींस रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि या तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। सिमिलरली अगर फोर्स नेगेटिव है, इसका मतलब एक पार्टिकल पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव फोर्स मींस फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच चार्ज पार्टिकल। अगर 3 चार्जेस रखे हैं, मान लो एक ये है फर्स्ट चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज, तो पहले वाले पार्टिकल पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है वो कैसे निकालेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू थर्ड पार्टिकल। तो जो भी जितने भी चार्ज पार्टिकल इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या देगा आपको, जो भी टोटल फोर्स इस एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है चार्ज, कैसे पता लगेगा, अगर लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग सम लाइन, या फिर जैसे क्योंकि मोस्टली सर्कुलर होता है कंडक्टर, तो अगर वायर के मतलब सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
उस केस में आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे देंगे। लैम्डा बेसिकली कहां से रहा है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि अलोंग द लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2πr। सिमिलरली अगर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकाल रहे हैं, Q/A से। अगर स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है, रो क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो हमें लैम्डा, सिग्मा या रो गिवन होगा तो हमें टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है या एरिया से या फिर लेंथ से। क्वेश्चन में ये चार्ज डेंसिटीज गिवन होती है। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट चार्जेस। अब बात कर लेते हैं फोर्स है। फोर्स के साथ में एक लिंक्ड चीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का एक ऐसा एरिया जिस एरिया में अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज या कोई किसी भी नेचर का चार्ज लेकर आओ तो वो चार्ज उस एरिया में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो जो चार्ज रखा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन दिस रीजन a unit positive test charge will experience some force। जैसे अगर आप किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास में कोई दूसरा चार्ज लेके आए तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से दूसरा जो नया चार्ज आप लेके आ रहे हो उस पर फोर्स लगेगी। तो हम बोल रहे हैं किस रीजन तक फोर्स लगेगी, वो कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से। कैसे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज क्यों नॉट क्यों बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, क्यों, ताकि जो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन सेम है। यदि आप नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। तो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, बाय नेचर सारी चीजों को पॉजिटिव। तो हम इसलिए बोल रहे हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या है, छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिसको हम टेस्ट करने के लिए लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, इस Q चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, जो E और R² का ग्राफ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देख रहे हो E क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होगा। तो कैसा ग्राफ बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर E और 1/r² का ग्राफ पूछ ले तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल गया। ठीक है, सिमिलरली अब आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताती हैं, बेसिकली अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को फ्री छोड़ दें जाने के लिए तो वो किस रास्ते पर जाएगा, वो रास्ता मुझे कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अभी इस बेसिकली इस वाले पार्ट के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जैसे कुछ ओरिएंटेशंस में बनाने के लिए आ जाती है बोर्ड के एग्जाम में। तो उसके पहले बात कर लेते हैं दो चीजों की, इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल को बेसिकली हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं, इट इज a setup of like charges separated by some distance, equal and opposite charges separated by सम डिस्टेंस। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज लिया, क्यों, इक्वल एंड अपोजिट क्यों बोल रहे हैं, अपोजिट इन नेचर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हमने बोला अगर डाइपोल किसको कहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दोनों क्यों है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब डिस्टेंस थोड़ा सा डाउट आता है कि 2a ही क्यों लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह में हमें डाइपोल की लेंथ हाफ करनी होती है। तो 2a को पहले तो कहेंगे क्या, लेंथ ऑफ डाइपोल। मोस्ट ऑफ द जगह में हमें लेंथ हाफ करनी होती है, तो ताकि a/2 से कैलकुलेशन गंदी ना हो इसलिए हम 2a ले लेते हैं। ये हो गया, ये ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे, डाइपोल। इस डाइपोल का कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। कोई भी चार्ज ले लो, सिर्फ पोलैरिटी में डिफरेंस है, चार्ज तो सेम है, मैग्नीट्यूड, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो लेंथ कितनी थी 2a और चार्ज कितना हो गया q। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डाइपोल मोमेंट कितना होगा, q × 2a। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, डाइपोल मोमेंट हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑन द अदर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन है, बट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये बात याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ताकि कभी क्वेश्चंस गलत ना हो। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, जहां पर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करेंगे, कुछ सेटअप में देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, फिर आपके कुछ डेरिवेशन है, डेरिवेशन डिटेल में हम डेरिवेशन वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूलाज देखेंगे। एंड फिर थर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे अपने गॉस लॉ की। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम डाइपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, बीट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या होने वाला है। पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत डिफरेंट ओरिएंटेशंस में पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखा रखी है, और नीचे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के लिए जो डेरिवेशन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है। तो बोर्ड के पेपर में स्पेशली ये इस पार्ट से कोई ना कोई एक क्वेश्चन डायग्राम बनाने के लिए जरूर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्क्स में भी आ सकती हैं, 1 नंबर में भी आ सकती हैं। तो ये वाला पार्ट हमको अच्छे से एक बार समझ लेना है। सो पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, फील्ड लाइंस हमेशा
हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर होती हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। सेकंड, कोई भी लाइन ऑफ फोर्स, अगर आप पूरे सारे डायग्राम्स में देखेंगे कहीं पर भी कोई भी लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को। ये एक रीजनिंग क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में। तो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमें बता के रही है चार्ज की डायरेक्शन की, अगर चार्ज को फ्री छोड़ दे तो चार्ज किस रास्ते पर जाएगा। तो अब अगर हमने चार्ज को फ्री छोड़ दिया और अगर दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मान लो ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे के साथ, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अब 2 डायरेक्शंस हो गई। तो एक चार्ज पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, 2 डायरेक्शंस में तो जा नहीं सकता है। तो क्योंकि 2 डायरेक्शंस में नहीं जा सकता, इसलिए फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डिसकंटिन्यूअस। मतलब आप देख रहे हो कि कभी भी कोई भी चार्ज पार्टिकल के अंदर, किसी भी मेटेलिक बॉडी के अंदर कभी फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए हमेशा डिसकंटिन्यूअस होती है। इसका रीजन अभी हम सेकंड चैप्टर में समझेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मान लो अगर ये आपकी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, यहां पे अगर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉप करोगे तो ये जो टेंजेंट है ये किसकी डायरेक्शन देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा आपको। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजनेस ऑफ द लाइंस शो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जैसे आप यहां देख रहे हो जहां चार्ज पार्टिकल के बिल्कुल पास, जहां पे पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। यहां पर जब दूर दूर हो गई मतलब यहां पे फील्ड की इंटेंसिटी कम है। तो क्लोजनेस क्या बता रही है? स्ट्रेंथ। ज्यादा क्लोज होंगी तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, कम क्लोज होंगी तो कम स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा इमेजिनरी होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो रियल होती है, बट ये लाइंस एक्चुअल में इमेजिनरी है। क्यों? हम क्या बोल रहे हैं? अगर चार्ज फ्री हो जाए, पर चार्ज क्या कभी फ्री हो पाएगा? नहीं होगा। ठीक है। सो ये हो गई नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद अब हम बात करते हैं लाइंस ऑफ फोर्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देख रहे हो, आई होप फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो क्लियर होगा। पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हमेशा नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी। थर्ड हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में क्या होगा? यूनिफॉर्म है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो इसीलिए जितनी भी फील्ड लाइंस होंगी सब एक तो पैरेलल होंगी एक दूसरे के, और दूसरा पॉइंट इक्विडिस्टेंट होंगी। मतलब पहली दूसरी लाइन के बीच में, दूसरी तीसरी लाइन के, हर लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि क्लोजनेस क्या शो कर रही थी? स्ट्रेंथ। क्योंकि स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होंगी एक दूसरे के। ठीक है। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली एमिट होती हैं किसी भी चार्ज या किसी भी कंडक्टर की सरफेस से। परपेंडिकुलरली क्यों होती हैं उसका रीजन भी अभी हम जब आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर, उसमें समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम 3 केसेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाकर देख रहे हैं। पहला हम डाइपोल के लिए देख रहे हैं। डाइपोल के केस में आप देखो, डाइपोल के केस में क्या हो रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। ठीक है। कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो डाइपोल के लिए क्या हो रहा है? पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम 2 सिनेरियो बना के देख रहे हैं। लाइक चार्जेस हैं, मतलब आप देखो जैसे यहां पर दोनों चार्जेस ये पॉजिटिव हैं, बट अभी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है अगर, तो ओरिएंटेशन कैसी दिखेगी? तो ये जो बीच की डॉटेड लाइन है ये मुझे क्या शो कर रही है? दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। मतलब अगर आप इस पॉइंट पर कहीं पर भी फोर्स मेजर करोगे इस पूरी लाइन पे, तो वो फोर्स 0 आएगी क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है। कब? अगर दोनों चार्ज पार्टिकल इक्वल है मैग्नीट्यूड में, Q1 और Q2 इक्वल है और दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो पहले तो लाइंस रिपेल कर रही है एक दूसरे को। देखो क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, इससे भी निकल रही है, ये भी पॉजिटिव है, इससे भी निकल रही है, तो यहाँ पर बीच के एरिया में कोई भी फील्ड लाइन नहीं दिख रही, तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट कहीं यही होना चाहिए जहां पे फील्ड लाइन नहीं है। दूसरी बात, जब ये दोनों पार्टिकल्स का चार्ज इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा? एक्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दीज 2 चार्जेस। अगर ये दोनों चार्जेस 4 मीटर दूर हैं तो एक्जैक्टली इससे 2 मीटर पे और इससे भी 2 मीटर पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। दूसरा सिनेरियो क्या है? अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल ना हो, मान लो Q1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और Q2 का मैग्नीट्यूड कम है दोनों अभी भी पॉजिटिव चार्ज ही, अभी भी देखो लाइंस एक दूसरे को रिपेल ही कर रही हैं, इस तरीके से निकल रही हैं, बट न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो गया। न्यूट्रल पॉइंट हमेशा किस चार्ज के पास होगा? जो भी चार्ज पार्टिकल का जो भी चार्ज कम मैग्नीट्यूड का है उसके पास आपका न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। जो चार्ज ज्यादा था मैग्नीट्यूड में Q1, उससे न्यूट्रल पॉइंट दूर चला जाएगा। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक केस, यूजुअली ये वाला केस बनाने के लिए आ जाता है। आपको बस सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके आनी है नीट डायग्राम में। ठीक है। उसके बाद हमारी 3 डेरिवेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, हम डाइपोल पे अगर एक एक्सेल पॉइंट ले रहे हैं तो उसकी एक डेरिवेशन आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एक्सेल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तीसरी डेरिवेशन होती है कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास ऐसे एक रिंग है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, रिंग के सेंटर से मतलब रिंग के एक्सिस से, सेंटर से कुछ r डिस्टेंस दूर जाकर अगर ये पॉइंट लिया है आपने, इस पॉइंट पर
कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये कैलकुलेट करना है। तो एक्सेल पॉइंट पे तो कितनी होती है, और एक चीज याद रखनी है, ये जो एक्सेल और इक्वेटोरियल के फॉर्मूले हैं ये अप्रोक्सीमेशन है। ये दोनों फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में वैलिड है, ये दोनों जब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, मतलब डाइपोल की लेंथ बहुत छोटी है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट से। डाइपोल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो जब डाइपोल बहुत लेंथ बहुत छोटी हो जाए सिर्फ उसी सिनेरियो में वैलिड रहेंगे। सो एक्सेल पॉइंट पे कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2kp/r3, p क्या है डाइपोल मोमेंट, k आपका 1/4πε0, एंड इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितनी होती है kp/r3। तो अगर आप रेशियो देखोगे एक्सेल पॉइंट पे इक्वेटोरियल पॉइंट से ट्वाइस है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है, एक्सेल पॉइंट पे हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट है उसके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, दोनों पैरेलल होते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पे ऑन द अदर हैंड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। अब डाइपोल मोमेंट का तो क्योंकि डायरेक्शन फिक्स है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड बट चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द फोर्स। ठीक है, एक्सिस ऑफ द रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, k/r² + a² 3/2। ये तीनों की ही डेरिवेशन, और इसके साथ में एक और डेरिवेशन होती है जनरल पॉइंट की, कि अगर पॉइंट ना ही तो एक्सेल हो ना ही इक्वेटोरियल हो तब कैसे निकालेंगे, वो चारों डेरिवेशन हम अपनी डेरिवेशन वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं पहला, अगर हमने डाइपोल को उठा के यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तब उसके साथ क्या हो रहा है। जब आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो जो -q पे एक्ट कर रहा है वो और जो +q पे एक्ट कर रहा है वो दोनों सेम है। ये आपका +q चार्ज है, ये आपका -q चार्ज है। तो जो आपका फोर्सेज है, फोर्सेज मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 हो गया। बट आप देखो ये दोनों फोर्सेस क्या बना रहे हैं, एक कपल बना रहे हैं। ये वाला फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है, ये वाला फोर्स इसको ऐसे खींच रहा है, तो दोनों जब ऐसे खींचेंगे तो डाइपोल के अंदर क्या हुआ, एक रोटेटिंग कैपेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, इस डाइपोल के अंदर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या आया था, P×E, डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल मोमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये वाली डेरिवेशन और जो पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है वो भी हम डेरिवेशन वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। P×E में अब क्वेश्चन क्या आता है, हमें 3 चीजें याद रखनी। क्या, पहला तो मैक्सिमम कब होगा टॉर्क, जब 90 डिग्री हो जाए थीटा। थीटा क्या है, जो डाइपोल की लेंथ, मतलब ये जो 2a है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल। अगर डाइपोल को परपेंडिकुलर रख दें इलेक्ट्रिक फील्ड के तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। अगर थीटा 0 हो, मतलब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा डाइपोल, और अगर 180 होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ये क्यों पता होना चाहिए आपको, बोल देते हैं कि टॉर्क निकालो जब आपने इसको मूव करा, या पोटेंशियल एनर्जी निकालो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, -P.E, माइनस साइन को भूल नहीं जाना है। माइनस साइन किस लिए है, जब आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, अगर आप एक एंगल से दूसरे एंगल पे मूव कर रहे हो तो कुछ एनर्जी, कुछ वर्क डन आपको करना पड़ेगा। तो माइनस साइन किस लिए है, आप अंदर फाइनल माइनस इनिशियल करो बट बाहर एक माइनस साइन है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनता है, PE cos θi माइनस cos θf, मतलब इनिशियल एंगल माइनस फाइनल, मतलब इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी होती है। बट हमें क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करने की आदत है इसलिए हमने माइनस साइन बाहर ले लिया। क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एनर्जी निकालनी है, वर्क डन निकालना है, जब आपने इस डाइपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मूव करा। तो स्टेबल से अगर अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हो, मतलब जो इनिशियल थीटा था वो तो 180 था और फाइनल थीटा 0 था, तो अनस्टेबल और स्टेबल लिख के दे देंगे बट एंगल नहीं देंगे, तो इसलिए ये बात पता होनी चाहिए। सिमिलरली अब अगर ऊपर तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा सिर्फ टॉर्क थी, मतलब टॉर्क नॉन जीरो थी, और जो नेट फोर्स है वो 0 है डाइपोल के ऊपर। बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, टॉर्क भी नॉन जीरो होगी और नेट फोर्स भी नॉन जीरो होगी। इस सिनेरियो में फोर्स और टॉर्क दोनों लग रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो क्या रहा है, जैसे मान लो एक बार हमने लो टू हाई एनर्जी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ऐसे डाइपोल रखा है, रेड कलर से मेरा डाइपोल बना हुआ -q चार्ज +q चार्ज। इस सिनेरियो में हो क्या रहा है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज से आ रही होगी, तो हमने वो चार्ज बना दी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। इस एरिया में कम है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास है, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कम होगा, यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव वो भी इसी डायरेक्शन में है। बट जब हमने उल्टी कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस तरफ जहां जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इस तरफ कम है, तो सिनेरियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, फोर्स उल्टा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम है, बट फोर्स इस बार अपोजिट हो जाएगा। इस साइड पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है, नेगेटिव पे कम, तो नेट फोर्स अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में।
डिस्क्राइब करने के लिए एमसीक्यू में डायग्राम बना के दे सकते हैं या पूछ सकते हैं। सो अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट सेक्शन की तरफ विच इज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में हम लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे एंड जो डेरिवेशन है उसके सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। डेरिवेशंस डिटेल में हम अपनी डेरिवेशन वाली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट गॉस थ्योरम एंड उससे पहले बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग वेरियस चार्जेस टू देयर पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज सेपरेशन। मतलब लेट सपोज आपके पास एक Q1 चार्ज रखा था, आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस Q1 चार्ज के कुछ डिस्टेंस दूर लाकर Q2 चार्ज रखना है, तो अब कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या किस चीज पर डिपेंड करेगा कि चार्जेस की पोलैरिटी कैसी है। पहली बात, अगर चार्जेस सेम पोलैरिटी के तो फोर्स रिपल्सिव होगी, अगर फोर्स रिपल्सिव होगी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। मतलब हमें इस चार्ज की फोर्स के अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेम अगर फोर्स रिपल्सिव है तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो मुझे जबरदस्ती लाकर रखना पड़ेगा। तो वर्क डन कैसा हुआ? पॉजिटिव। एनर्जी कैसी हुई? पॉजिटिव। ऑन द अदर हैंड अगर फोर्स अट्रैक्टिव हुआ तो ये चार्ज पार्टिकल इस दूसरे चार्ज पार्टिकल को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2/R। यहाँ पे याद रखना है R स्क्वायर नहीं है, R है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वांटिटी की विच इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बताता है? किसी भी एरिया के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देगा? इट इज द टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मैंने जानबूझ के फील्ड लिखा है क्योंकि सेम चीज मैग्नेटिज्म में भी है। सो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो जनरली हम क्या करते हैं? एरिया वेक्टर, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है बट कुछ प्रॉब्लम्स में एरिया को वेक्टर लेना कन्वीनियंट रहता है, तो हम यहाँ पर इसके आगे हर जगह पे क्या लेंगे? एरिया वेक्टर लेंगे। एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे और किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? उस सरफेस से बाहर निकल रहा होगा और उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। मतलब एरिया वेक्टर विल ऑलवेज बी आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? E डॉट ds। सो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट से आ रही है। किसके डॉट प्रोडक्ट से? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के डॉट प्रोडक्ट से, सरफेस एरिया के डॉट प्रोडक्ट से। जिस भी सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है उस सरफेस के एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या यूनिट होगी इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि गॉस थ्योरम हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है। वो बात क्या है? गॉस थ्योरम कहती है कि the total flux passing through a closed surface is equal to 1/epsilon0 times the total charge enclosed by the surface S। याद रखना है चार्ज enclosed, यहां पर क्या लिख लो? QENC, चार्ज enclosed, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे निकाल सकते हो? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपके पास E डॉट ds। अगर आपको टोटल, मान लो E डॉट ds छोटा सा फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स निकालना तो इंटीग्रेट करोगे। क्लोज लूप क्या शो कर रहा है? ओवर दिस क्लोज सरफेस S, ठीक है। E डॉट ds, तो जो टोटल फ्लक्स है वो किसके टाइम्स हो जाएगा? 1/epsilon0 टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, बहुत वन मार्कर जो आता है बहुत बार बोर्ड में, कि मान लो अगर एक Q1 चार्ज यहाँ रखा है, Q2 चार्ज यहाँ रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ याद रखना हमेशा जो भी इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा? Q1 की वजह से। जो भी सरफेस के बाहर चार्ज है वो इसके फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होगा। हम हमेशा क्या बोल रहे हैं? हमें क्या लेना है? चार्ज एनक्लोज्ड। इस सरफेस ने कौन सा चार्ज एनक्लोज करा है? Q1, ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है, चार्ज एनक्लोज ले रहे हैं। अब बात आती है गॉस थ्योरम से फायदा क्या होगा? तो हम क्यों यूज करते हैं इसको? हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे। कैसे? हमें हर जगह एक गॉसियन सरफेस लेनी होगी। गॉसियन सरफेस, अब कैसी सरफेस लेंगे? एक ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और जिसके थ्रू फ्लक्स परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो सरफेस के। परपेंडिकुलर लेने से देखो फायदा क्या होगा, जब आप E डॉट ds करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कॉस। अगर ये परपेंडिकुलर होगी सरफेस तो cos 90 सीधा सीधा 0 हो जाएगा, तो आपको फ्लक्स 0 मिल जाएगा। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो अगर आपके कोई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली तो 3 एरिया वेक्टर हो जाएंगे, एक ये वाले एरिया की वजह से, 2 जो सर्कुलर पार्ट आ रहे हैं। तो मोस्टली आप देखोगे गॉसियन सरफेस हम हमेशा ऐसी लेंगे जिसमें या तो थीटा 0 बन रहा होगा या थीटा 90 फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब 3 डेरिवेशन है। कैसी? कौन कौन सी? पहली, लाइन चार्ज के लिए जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो किसी डिस्टेंस r पे, जैसे मान लो अगर ये एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है, कोई लाइन चार्ज है, अलोंग द लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी समझी थी। तो लाइन चार्ज की वजह से अगर इससे r डिस्टेंस दूर आकर कोई पॉइंट लोगे, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? λ/2πε0r। ये तीनों ही डेरिवेशंस हम अपनी डेरिवेशन वाली वीडियो में करेंगे। सेकंड इज थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट में क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो अगर ये कोई प्लेन शीट है, इस पे कुछ चार्ज है प्लस q, तो इससे अगर आप कहीं पर भी चार्ज लोगे तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो फील्ड लाइंस जो निकलेंगी, फील्ड कितनी स्ट्रेंथ की निकलेगी? σ/2ε0। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहीं पर याद रखना है, अगर ये शीट थिन की जगह थिक होती तो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी थिक
थिक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी थिक के केस में। लास्ट केस क्या है, हॉलो स्फीयर का। जैसे क्वेश्चन में लिखा है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, अगर शेल है मतलब खोखला होगा, मतलब हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के केस में ग्राफ भी बहुत बार आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जब आप अगर स्फीयर के, ये आपका स्फीयर है, तीन सिनेरियो हो सकते हैं। पहला आपका पॉइंट ये जो छोटा आर है ये कैपिटल, अगर स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, पहला आपका पॉइंट स्फीयर के अंदर लाई कर रहा हो, दूसरा सरफेस पे लाई कर रहा हो, तीसरा स्फीयर के बाहर। तो जितना, जब भी आप स्फीयर के अंदर हो, हमेशा जो भी खोखली चीज होगी, जो भी स्फेरिकल शेल होगा, उसके हमेशा सरफेस पे चार्ज रिजाइड करेगा। तो जब आप यहाँ पर लोगे तो चार्ज एनक्लोज जीरो होगा, तो स्फीयर के अंदर, हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैक्सिमम होगी, कितनी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही आप स्फीयर से बाहर जाओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली डिक्रीज करेगी विद द डिस्टेंस। कैसे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगी आर स्क्वायर के। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर। आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर, या फिर स्फेरिकल शेल, कुछ भी कह सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। इन कंटिन्यूएशन हम अब अगली वीडियो में अपनी बात करेंगे अबाउट द सेकंड चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू फाउंड दिस कंटेंट हेल्पफुल, then please like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.